आगे बढ़ते हैं सर, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जंग कंस्ट्रक्शन दैट इज लेसी entered into a 6-year lease of a machine on 1st January year 1. The face value of the machine at the commencement date was 80,000 and Jung Construction incurred initial direct cost of 2,000 when arranging the lease. The annual lease payments are 18,000 payable at the end of the each year. The estimated residual value of the asset at the end of the lease is 8,000 and Jung Construction has guaranteed this amount. The interest rate implicit in the lease is 11.18%. Generalize the above transaction. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कंपनी है जंग कंस्ट्रक्शन के नाम से, जो कि लेसी है, जो कि 6 साल की लीज पे एक एसेट ले रही है 1 जनवरी ईयर 1 पे। मशीन की फेयर वैल्यू कमिटमेंट डेट पे 80,000 रुपए और जंग कंस्ट्रक्शन ने इस एसेट को लीज पे एक्वायर करने के लिए 2,000 रुपए का इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर किया है। 18,000 रुपए के रेंटल्स पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि रेंटल्स इन एरियर है, और एस्टिमेटेड रेजर्व वैल्यू 8,000 रुपए है और गारंटी भी 8,000 ही की गई है। इंटरेस्ट रेट 11.18% है। जनरलाइज दी अबव ट्रांजैक्शन। सॉल्व करते हैं सर इस आसान से सवाल को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जंग कंस्ट्रक्शन के नाम से। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी में हमारे पास इस सवाल में 18,000 रुपए के 6 रेंटल्स थे, रेंटल इन एरियर्स, और 11.18% का डिस्काउंट रेट था। तो लीज लायबिलिटी में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 रेंटल्स ऑफ ₹18,000 इन एरियर्स एट डिस्काउंट रेट कितना था हमारे पास 11.18%। हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू रेट दैट इज 11.18%, कॉमा नंबर ऑफ रेंटल्स दैट इज 6, कॉमा अमाउंट ऑफ रेंटल्स दैट इज 18,000, कॉमा कोई मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं है, और टाइप क्या है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये हमारे पास आ गया 75756। अब इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेबल। अब देखें इस सवाल में हमने 18,000 रुपए का रेंटल पे करना है और 8,000 रुपए की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, और हमने 8,000 ही गारंटी किया हुआ है। जब 8,000 की रेजिडुअल वैल्यू है और हमने गारंटी पे 8,000 ही पे किया हुआ है, तो हमें कुछ ओवर एंड अबव पे नहीं करना पड़ेगा। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेबल कितना कर देंगे, 0। हमारे पास लीज लायबिलिटी का नंबर कैलकुलेट हो गया 75756। इसी तरीके से फिर हम राइट टू यूज कैलकुलेट करता है। राइट टू यूज में हमारे पास एक तो लीज लायबिलिटी आ जाएगी, इस सवाल में कोई डाउन पेमेंट वगैरह नहीं है, तो लीज लायबिलिटी 75756, और हमारे पास इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी जो कि लेसी ने बर्दाश्त की है, दैट इज 2,000। तो हमारे पास जो डे 1 पे प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी, सॉरी डे 1 पे राइट टू यूज एसेट का नंबर आएगा, वो आएगा 75756। इसके बाद फिर हम एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं। तो हमारे पास 6 साल की लीज है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 और ईयर 6। इंटरेस्ट रेट इस सवाल में हमारे पास है 11.18%। हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी आ जाएगी 75756, इंटरेस्ट आ जाएगा ओपनिंग लायबिलिटी इनटू 11.18%, रेंटल्स आ जाएंगे हमारे पास 18,000, और इन तीनों का सम हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा। तो क्लोजिंग को कॉपी कर लेता हूं, हर साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, और इंटरेस्ट और रेंटल्स को कॉपी कर लेता हूं, तो ये लीज लायबिलिटी हमारी 0 हो गई। अब इसके बाद अगर हम जनरल एंट्रीज बनाएं, सबसे पहले 1 जनवरी ईयर 1 पे हम अपने पास राइट टू यूज
asset debit, that is 77756, lease liability credit, that is 75756, और कैश जो हमने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बर्दाश्त किए पे किए दैट इज 2000। तो ये हमारी एंट्री रिकंसाइल कर जाएगी। अब हर साल के आखिर में 31 दिसंबर ईयर 1 पे पहले साल के आखिर में मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, दैट इज 77756 डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि 6 साल की लीज है, और राइट टू यूज एसेट क्रेडिट दैट इज 12959। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा, दैट इज एज पर द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, पहले साल का इंटरेस्ट है 8470। कैश क्रेडिट होगा, जो भी हम कैश पे कर रहे हैं, जो भी हम रेंटल पे कर रहे हैं, दैट इज 18000, और इन दोनों के डिफरेंशियल से हमारी लीज लायबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, दैट इज 18000 माइनस 84750। अब देखें, ये मैंने पहले साल का डेप्रिसिएशन, पहले साल की रेंटल की पेमेंट और इंटरेस्ट एक्सपेंस को एक्रू किया। इसी तरह से ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 के एंड तक एंट्रीज बन जाएंगी। वो मैं एंट्रीज बना नहीं रहा, बस नंबर चेंज होते जाएंगे, डेप्रिसिएशन के नंबर्स तो यही रहेंगे। हर साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्सपेंस में ये नंबर्स आते जाएंगे। हर साल का जो इंटरेस्ट है 18,000 का रेंटल पेमेंट रिकॉर्ड हो रहा होगा, और बैलेंसिंग अमाउंट आपका लीज लायबिलिटी का आ जाएगा। ठीक है, जब आप 31 दिसंबर ईयर 6 पे आओगे, जब आप 31 दिसंबर ईयर 6 पे आओगे, तो आपका राइट टू यूज एसेट 0 हो चुका होगा, आपका लीज लायबिलिटी का नंबर 0 हो चुका होगा, क्योंकि हम हर साल जब इंटरेस्ट एक्रू करते जाएंगे, रेंटल पे करते जाएंगे, तो लीज लायबिलिटी 0 हो जाएगी, और 77,000 के राइट टू यूज को 12,959 से डेप्रिशिएट करेंगे तो राइट टू यूज 0 हो जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर ईयर 6 पे गारंटी के हवाले से दो बात हो सकती है। गारंटी इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय लेसोर। अगर लेसोर गारंटी एक्सरसाइज नहीं करता है, इस केस में तो हमारे पास सिंपली क्या होगा, नो एंट्री, हमें कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना एसेट लेके चला जाएगा, उसने कोई गारंटी एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन अगर गारंटी इज एक्सरसाइज्ड बाय द लेसोर, अगर लेसोर अपनी गारंटी एक्सरसाइज करता है, तो फिर हमें उसे पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा सर? हमने 8,000 रुपए गारंटी किया है, तो हम 8,000 रुपए पे कर रहे होंगे, तो हमारे पास से कैश क्रेडिट हो रहा होगा 8,000 रुपए का। और जब वो गारंटी एक्सरसाइज करके हमसे 8,000 रुपए रिकवर करेगा, तो फिर एसेट अल्टीमेटली हमें देगा ना। तो हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो रहा होगा 8,000 रुपए से, जो कि इसकी रेजिडेंट वैल्यू भी थी 8,000। अगर तो गारंटी एक्सरसाइज नहीं करता तो कुछ भी नहीं करना, वो एसेट लेके चला जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन अगर वो गारंटी एक्सरसाइज करके कहता है कि नहीं भाई, आप ये एसेट मुझसे खरीदो, मुझे इसको मार्केट में नहीं बेचा, आपने 8,000 रुपए गारंटी किया था, आप मुझे 8,000 रुपए पे करें, तो हमारे पास से 8,000 रुपए से कैश क्रेडिट, राइट टू यूज एसेट, सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, और हम अपने पास 8,000 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम इसको फर्दर यूज करेंगे तो डेप्रिशिएट करेंगे, अगर मार्केट में बेच देंगे तो अकॉर्डिंगली गेन और लॉस की एंट्रीज बन जाएंगी। अच्छा, इस सवाल में हमसे जनरल एंट्रीज मांगी गई थी, लेकिन अगर मैं इस सवाल में आपसे पहले साल के आखिर में, हमारे पास कंपनी का नाम है जंग कंस्ट्रक्शन, अगर हम जंग कंस्ट्रक्शन के नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, अगर हम पहले साल के आखिर में नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो एक तो आपके पास नोट बन रहा होगा राइट टू यूज एसेट का। अब राइट टू यूज एसेट का नोट बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनाते हो। फॉर एग्जांपल नोट नंबर 18, राइट टू यूज एसेट। तो इस राइट टू यूज एसेट में आपके पास एक कॉस्ट की मूवमेंट बनेगी, एक आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मूवमेंट बनेगी। कॉस्ट की मूवमेंट में हमारे पास ओपनिंग, एडिशन और क्लोजिंग आ रहा होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमारे पास ओपनिंग, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर
और क्लोजिंग आ रहा होगा। देखिए हम 31 दिसंबर ईयर 1 पे ये नोट बना रहे हैं, तो हमारे पास ओपनिंग तो कॉस्ट कुछ भी नहीं है, हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। हमने ड्यूरिंग द ईयर एडिशन की है, तो जितना हमने राइट टू यूज डेबिट किया था दैट इज 77,756, उतना अमाउंट एडिशन में आ जाएगा। यही अमाउंट हमारा क्लोजिंग राइट टू यूज एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। पहले साल जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया दैट वाज 12,959, तो यही हमारा क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगा। और पहले साल के आखिर में आपके पास WDV एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगी, दैट इज क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और आप चाहे तो यूजफुल लाइफ भी बता दें इसकी, यूजफुल लाइफ इन टोटल बता रहा हूं, दैट इज 6 years। तो ये हमारा राइट टू यूज एसेट का सिंपल सा डिस्क्लोजर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर बनाते थे। इसी तरीके से अगर आपको लेट्स से कि नोट नंबर 25 हम लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बनाए, तो लीज लायबिलिटी डिस्क्लोजर में हमारे पास पहले साल के आखिर में जो टोटल लीज लायबिलिटी आएगी वो 66,226 आ रही होगी। इस टोटल 66,226 की लायबिलिटी को आपने बाइफरकेट करना है बिटवीन करंट पोर्शन एंड नॉन करंट पोर्शन। मुझे इतना मालूम है कि जो मेरे पास पहले साल के आखिर में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में लायबिलिटी आ रही है दैट इज 66,226, ये टोटल लीज लायबिलिटी है। इसको मुझे बाइफरकेट करना है बिटवीन करंट पोर्शन एंड नॉन करंट पोर्शन। अब मैं पहले साल के आखिर में हूं 66,226 पे। मुझे इतना मालूम है कि अगले एक साल में मुझे 18,000 का रेंटल पे करना है, लेकिन अगले एक साल में जो 18,000 का रेंटल मुझे पे करना है इसमें 7,404 का इंटरेस्ट है जो कि अगले साल एक्रू होगा। इस 66,226 में ये 7,404 का इंटरेस्ट एक्रू ही नहीं हुआ। तो करंट पोर्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम 18,000 के रेंटल में से अगले साल का इंटरेस्ट जो कि अगले साल एक्रू होगा, अभी एक्रू नहीं हुआ, वो माइनस कर दें, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा कि 66,000 में से कितना अमाउंट ऐसा है जो कि आप अगले एक साल में पे करोगे, दिस इज कॉल्ड करंट पोर्शन। और फिर बाकी जो भी बैलेंसिंग है वो आपका नॉन करंट पोर्शन बन जाएगा, यानी कि 66,000 माइनस 10,596, तो ये 55,630 आपके पास नॉन करंट पोर्शन आ गया। यानी पहले साल के आखिर में आपके पास लायबिलिटी है 66,000 जिसपे 7,404 का इंटरेस्ट एक्रू होगा, 18,000 का रेंटल पे होगा, तो आपके पास लायबिलिटी रह जाएगी 55,630। और ये 55,630 की लायबिलिटी आने वाले ईयर 3 से ईयर 6 में पे हो रही होगी, तो ये आपका नॉन करंट पोर्शन होगा। इसके बाद आपको लीज लायबिलिटी के नोट में एक मैच्योरिटी एनालिसिस भी बनाना पड़ता है, जिसमें आप लायबिलिटी को ही ओवर द पीरियड ब्रेक करके बता रहे होते हो 3 हिस्सों में, नॉट लेटर देन 1 year, later than 1 year, but not later than 5 years, and later than 5 years। हम अपनी लायबिलिटी जो कि हमारी लायबिलिटी टोटल कितनी है 66,226, हम इस 66,000 की लायबिलिटी को 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं कि कितना अमाउंट अगले एक साल में पे करना है, कितना अमाउंट एक साल के बाद और 5 साल के अंदर अंदर पे करना है, और कितना अमाउंट 5 साल के बाद पे करना है। तो अगर मैं पहले साल के आखिर में देखूं तो मेरी लीज सिर्फ 5 सालों की रह गई है, ईयर 2 से लेकर ईयर 6 तक 5 सालों की लीज रह गई है। तो हमारे पास नॉट लेटर देन 1 year में तो करंट पोर्शन ही आ जाएगा, तो ईयर 2 का अमाउंट जो कि ईयर 2 में मैं पे करना है वो मैंने नॉट लेटर देन 1 year में लिख दिया। फिर ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 ये लेटर देन 1 year बट नॉट लेटर देन 5 year है, इसमें हमारे पास नॉन करंट पोर्शन का अमाउंट आ जाएगा। और लेटर देन 5 year में कोई अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि ईयर 1 के एंड से 5 साल के बाद तो ये लीज वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक डिस्क्लोजर बन जाएगा। ये उस केस में डिस्क्लोजर हमने बनाया है जब हमारा रेंटल इन एरियर्स है। जब रेंटल इन एडवांस का केस होगा तो ऑब्वियसली ये लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा होगा, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। पहले से कॉपी करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।